हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है कास्ट अवे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके बारे में। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज नॉट रॉन्ग टू डिसमिस अ पिटीशन दैट सॉट टू इंस्टॉल द कास्ट सेंसस। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं था याचिका को डिसमिस करने में, जो कि रोकना चाहती थी कास्ट सेंसस को। कास्ट सेंसस मतलब जो कास्ट की जनगणना हो रही है उसको रोकना चाहती थी। उस पिटीशन को, उस याचिका को नकारने में सुप्रीम कोर्ट कहीं से भी गलत नहीं है। ये जो कास्ट सेंसस है विच इज़ पार्ट ऑफ द ऑन गोइंग सेंसस 2027, ये 2027 का जो चल रही जनगणना है उसका ही पार्ट है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिमार्क, भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनकी टिप्पणी ये थी, इन सपोर्ट ऑफ द कास्ट काउंट, उन्होंने एक तरीके से सपोर्ट किया था कास्ट काउंट को, दैट की एनी गवर्नमेंट ऑफ द डे, कि कोई भी गवर्नमेंट हो, मस्ट नो हाउ मैनी पीपल आर बैकवर्ड, उनको ये पता होना चाहिए कि कितने लोग बैकवर्ड हैं, एंड हाउ मैनी नीड वेलफेयर, और कितने लोगों को सहायता की जरूरत है। इन अप्रैल 2025, कह रहा है 2025 अप्रैल को, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैड मेड अ टर्न अराउंड टू अनाउंस कास्ट न्यूमरेशन अलॉन्ग साइड द फ्रेश सेंसस, कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने रुख में बदलाव किया था और ये अनाउंस किया था कि वो कास्ट न्यूमरेशन कराएंगे जो फ्रेश सेंसस, ये जनगणना चल रही है उसके साथ साथ। कास्ट न्यूमरेशन का मतलब होता है काउंटिंग। द फर्स्ट सच एक्साइज सिंस 1931, ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि लोगों की जो जाति है उसकी जनगणना होगी 1931 के बाद। मिस्टर मोदी हैड अर्लियर डिराइडेड द आइडिया एज अ साइन ऑफ अर्बन नक्सल। डिराइडेड का मतलब होता है मजाक उड़ाना। मिस्टर मोदी ने पहले इस आइडिया का मजाक उड़ाया था और ये बोला था कि ये जो आइडिया है वो एक नक्सलाइट थिंकिंग जैसा है। नक्सलाइट के बारे में जानते हो? जो उपद्रवी होते हैं, लेफ्टिस्ट होते हैं ना, जो मतलब एक तरीके से उड़ीसा रेंज में अगर देखा होगा, उड़ीसा हो गया और जितने भी इधर साउथ के कुछ उधर साइड के स्टेट है वहाँ पे नक्सल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो उन्होंने उसी थिंकिंग को कहते हुए कि ये उसी तरीके की मतलब सोच है। एंड द आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ जो है, हैड वॉर्न, उन्होंने चेतावनी दी थी, दैट सच सर्वेज वर अटेम्प्ट्स टू फ्रैक्चर हिंदू सोसाइटी, कि इस तरीके के जो सर्वे हैं वो प्रयास थे हिंदू समाज को तोड़ने के लिए। द कांग्रेस टू हैड मेड अ ड्रामेटिक टर्न अराउंड इन इट्स हिस्टोरिकल पोजीशन, कांग्रेस ने भी अपने जो उसकी हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक पोजीशन थी, जो उसका रुख था, उसमें भी बहुत बड़ा चेंज लाया था। टू डिमांड आ कास्ट सेंसस की डिमांड करने के लिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि लगातार जब कोई एक पार्टी हारती, कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो इस तरीके के प्लान यूज़ करने लगती है कि किसी तरीके से वो पावर में है ना, लोगों को समझाना। एक पॉलिटिकल मतलब राजनीति का हिस्सा मान सकते हैं। वो कोई भी पार्टी कर सकती है, कांग्रेस भी कर सकती है, बीजेपी भी, और भी कोई भी। जब कोई पावर में नहीं आता तो अलग अलग तरीके की प्लानिंग वो लोग करते हैं। अर्ली गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड नॉट टू न्यूमरेट कास्ट विद द सेंसस। कह रहा है कि भारत की जो पहले गवर्नमेंट थी, जो इंडिपेंडेंट इंडिया की, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो कास्ट की काउंटिंग नहीं कराएंगे जनगणना के साथ। द डोमिनेंट थिंकिंग देन वॉज दैट काउंटिंग कास्ट कम्युनिटीज वुड ओनली रीइंफोर्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट। कह रहा है कि पहले जो डोमिनेंट थिंकिंग थी, मतलब ज़्यादातर लोग यही सोचते थे कि अगर कास्ट की काउंटिंग कराई जाएगी, कास्ट कम्युनिटीज़ की काउंटिंग कराई जाएगी, तो ये जो भारत में कास्ट वाला सिस्टम है पूरा, उसी को मजबूती मिलेगी। रीइंफोर्स मतलब वो उसी सिस्टम को मजबूत करेगा। दैट द स्टेट वॉन्टेड टू डिसमेंटल, जो कि देश चाहता है उसको ख़त्म करना। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कास्ट सिस्टम ख़त्म हो हमारे देश से। मगर अगर हम कास्ट की काउंटिंग करा देंगे तो पहले की सरकारें ये सोचती थी कि इससे इस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। ऑन द वन हैंड, एक तरफ स्टेट पॉलिसीज सॉट टू क्रिएट अ कास्टलेस सोसाइटी, जो राष्ट्र की नीतियां हैं वो एक कास्टलेस समाज बनाना चाहती हैं। वाइल ऑन द अदर, कह रहा है वही दूसरी तरफ, दे ऑल्सो अकाउंटेड फॉर कास्ट आइडेंटिटीज, वो कास्ट की आइडेंटिटी को इंक्लूड करना चाहते हैं
फॉर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए, पॉजिटिव भेदभाव के लिए इन लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब वो चाहते हैं, दूसरी तरफ राष्ट्र चाहता है कि ये जो पिछड़ा वर्ग है हमारा, इसको हम अपने एक तरीके से सिस्टम में इंक्लूड करें ताकि इनको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दे पाएँ, एक तरीके से रिजर्वेशन दे पाएँ एम्प्लॉयमेंट में भी। और चाहे बात आ जाती है लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन की, मतलब विधानसभा में प्रतिनिधित्व हो या फिर राज्यसभा में हो, तो इस तरीके से वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन देना चाहते हैं। दिस डुअल अप्रोच, ये जो दो मुखी अप्रोच है टू कास्ट के लिए, दैट वॉज बेक्ड इन टू द नेशंस फाउंडिंग प्रिंसिपल, जो कि हमारे मूलभूत आधारों में पहले से ही हैं, बेग मतलब रूटेड हैं, उसी के ही अंदर मिली हुई हैं। हैज़ क्रिएटेड अ पैराडॉक्स, उसने एक विरोधाभास को जन्म दिया है, दैट कंटिन्यूज टू दिस डे, जो कि आज तक चला रहा है। विरोधाभास का मतलब दो, एक ही बातों के दो मतलब निकल रहे हैं। एक तो आप कास्ट को सपोर्ट करना चाह रहे हो, उनको उठाना चाह रहे हो, दूसरी तरफ आप एक ऐसा काम कर रहे हो कि जिससे कास्ट को हटाना चाहते हो समाज से, और दूसरी तरफ ऐसा काम कर रहे हो कि कास्ट सिस्टम को मजबूती मिले। तो दो तरीके के आइडिया आ रहे हैं। द क्लेमर फॉर, क्लेमर का मतलब क्या होता है? शोर करना। क्लेमर फॉर का मतलब क्या होता है? शोर करके किसी चीज़ की मांग उठाना। द क्लेमर फॉर अ कास्ट सेंसस, मतलब इस कास्ट सेंसस के जो ये हंगामा का शोर उठा है, मांग उठी है, इज द लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इट, ये जो नया एक तरीके से रूप देखने को मिला है पैराडॉक्स का, विरोधाभास का। द सेंसस इटसेल्फ हैज बीन लॉन्ग ओवरड्यू, कह रहा है काफी समय से सेंसस जो है वो खुद में नहीं हुआ है, काफी देरी हो गई है। द डेसेनियल पॉपुलेशन सर्वे वॉज ओरिजिनली ड्यू इन 2021, कह रहा है कि ये जो दशक में होने वाला पॉपुलेशन सर्वे है ये 2021 से ड्यू है, मतलब इसको 2021 में ही हो जाना चाहिए था। बट वॉज डिलीड बाय द कोविड-19, लेकिन ये इसमें देरी हो गई कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 महामारी की वजह से, और लॉजिस्टिकल हर्डल्स की वजह से, मतलब सामान में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, लॉजिस्टिक्स में जितनी समस्याएं आ रही थी, उसकी वजह से डिले हो गया। द कास्ट न्यूमरेशन, जो ये कास्ट की काउंटिंग है, विल टेक प्लेस इन द सेकेंड फेज, ये सेकेंड फेज में होगी, एंड विल इन्वॉल्व आस्किंग एवरी इंडिविजुअल देयर कास्ट, और इसमें हर व्यक्ति से उसकी कास्ट पूछी जाएगी, रादर देन मेयरली रिकॉर्डिंग वेदर दे बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड नहीं होगा, इनसे सिर्फ यही नहीं पूछा जाएगा कि क्या वो शेड्यूल कास्ट से है या शेड्यूल ट्राइब से है, मतलब अब सबकी कास्ट पूछी जाएगी। एज इन प्रीवियस सेंसस, जैसा कि प्रीवियस सेंसस जनगणना में होता था। कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस सेंसस में सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ही पूछा जाता था, कास्ट के बारे में नहीं पूछा जाता था। इस बार कास्ट के बारे में भी पूछा जाएगा। द डिले इन द सेंसस हैज़ अ बियरिंग ऑन प्लानिंग ऑफ ऑल सॉर्ट्स, कह रहा है कि ये जो जनगणना में देरी हो रही है, इसमें हर तरीके की जो प्लानिंग होती है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, मतलब इससे समस्या ही बढ़ेगी। इन इंडिया, भारत में, अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ स्टेट पॉलिसी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक टू द कास्ट प्रोफाइल ऑफ द टारगेट ग्रुप, कि भारत में एक बड़ा हिस्सा जो है स्टेट की पॉलिसी का, नीतियों का, वो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कास्ट प्रोफाइल से जुड़ा होता है। मतलब कि सरकारें कोई भी नीति जब बनाती हैं तो वो कास्ट, किस ग्रुप को, किस कास्ट वाले ग्रुप को जा रहा है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखती हैं। द वन अटेम्प्ट एट अ पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशनल कास्ट काउंट केम इन 2011, कह रहा है कि एक प्रयास हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद कि नेशनल कास्ट काउंट कराया जाए, वो आया था 2011 में। द ओपन एंडेड कास्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, ये ओपन एंडेड कास्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस था जिसमें कोई भी लिमिट नहीं थी, ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक रूप वाला, एंड कास्ट सेंसस प्रोड्यूस ओवर 46 लाख डिस्ट्रिक्ट कास्ट नेम, और इस कास्ट सेंसस ने 46 लाख अलग अलग तरीके की कास्टों के नाम दिखा दिए थे, एंड 8 करोड़ डेटा एरर, और उसमें 8 करोड़ एरर थी, रेंडरिंग द डेटा सेट अनयूजेबल, जिसने इस डेटा सेट को रेंडर करना मतलब बनाना, अनयूजेबल बना दिया था, उसका कोई यूज नहीं रह गया था। मोस्ट ऑफ इट्स फाइंडिंग रिमेन अनपब्लिश, इसी वजह से ज़्यादातर जितनी भी फाइंडिंग्स थी, जितना भी डेटा था, उसको पब्लिश नहीं किया गया था।
मोदी गवर्नमेंट इज स्टिल ग्रैपलिंग विद द चैलेंज ऑफ फाइंडिंग द अप्रोप्रिएट मैथोडोलॉजी। कह रहा है कि मोदी सरकार अभी भी जूझ रही है कि किस तरीके का परफेक्ट मैथोडोलॉजी मतलब मैथड को ढूंढा जाए फॉर एन एक्यूरेट न्यूमरेशन, ताकि हम एकदम एक्यूरेट काउंटिंग कर सकें कास्ट कम्युनिटीज़ की। A caste census detracts from the effort to eradicate caste as it ossifies identities। कह रहा है कि ये जो कास्ट सेंसस है ये हमको भटका रहा है, डिट्रैक्ट्स मतलब भटकाना, हमारे उन प्रयासों से जिसमें हम कास्ट को पूरी तरीके से इराडिकेट करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। और ये क्या कर रहा है, ये जो कास्ट आइडेंटिटीज़ है इसको ऑसिफाइज कर रहा है। ऑसिफाइज मतलब इनको और ज़्यादा बल दे रहा है, उसको और ज़्यादा फिक्स कर रहा है, मजबूत कर रहा है। बट इट इज़ हेल्पफुल इफ़ व्यूड अलॉन्ग साइड अदर सोशियो इकोनॉमिक इंडिसेस। कह रहा है लेकिन ये कास्ट सेंसस जो है वो मददगार भी है अगर हम उसको और भी सामाजिक आर्थिक इंडिकेटर्स मतलब इंडिकेटर्स के साथ देखते हैं, टू बेटर टारगेट वेलफेयर मेजर, कि और ज़्यादा हम अच्छे वेलफेयर स्टेप्स उनको दे सकते हैं इस डेटा का यूज़ करके, एंड इंश्योर रिप्रेजेंटेशन, और उनकी जो पिछड़े लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। द एनिहिलेशन मतलब होता है ना पूरी तरीके से विनाश। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मस्ट रिमेन अ गोल, मतलब हमारा जो गोल होना चाहिए वो कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म करने का होना चाहिए। एंड पीपल मस्ट बी अलाउड टू क्लासीफाई देमसेल्फ एज कास्टलेस इफ दे सो विश, और लोगों को ये अलाउ करना चाहिए कि वो अगर चाहें तो अपने आप को कास्टलेस सूची में रख सकते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द पैसेज। पैसेज के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। द इनिशियल डिसीजन ऑफ अर्ली इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट टू अवॉइड काउंटिंग कास्ट डिसमेंटल द कास्ट सिस्टम। कह रहा है कि जो पहले जो गवर्नमेंट थी, अर्ली इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट थी, उसकी जो डिसीजन था कास्ट काउंटिंग ना कराने का, उससे पूरी तरीके से कास्ट सिस्टम खत्म हो गया। नहीं। द 2011 सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस प्रोवाइड द रिलायबल डेटा। नहीं। The current ruling government has supported the idea of conducting a comprehensive national caste enumeration। इससे अच्छा अगर नहीं होगा ऑप्शन तो हो सकता है, क्योंकि पहले तो इन्होंने मना किया था, मोदी सरकार ने मतलब मजाक उड़ाया था, है ना। फिर बाद में अप्रैल 2025 को इन्होंने एक तरीके से टर्न अराउंड किया था। तो क्या लें, पहले वाला आइडिया लें या बाद वाला आइडिया लें? चलो देखते हैं। The delayed decisional population survey will capture detailed individual caste identities beyond just the SC/ST categories। इसको ही आंसर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली बता रहा है कि ये जो देरी हो रही है पॉपुलेशन सर्वे में, ये अब जो होगा तो ये पूरी तरीके से कास्ट जितनी भी होगी सबको कैप्चर करेगा, SC/ST कैटेगरीज के भी अलावा। ठीक है, तो डी जो है वो परफेक्ट है। अगर ये और अच्छा ना होता तो इसको ले लेते, क्योंकि बाद में तो सपोर्ट किया है, पहले सपोर्ट नहीं किया था, तो इसको गलत मान लेते हैं। What does the passage suggest about India's dual approach to caste? भारत की जो डुअल अप्रोच थी कास्ट को लेकर, उसके लिए पैसेज क्या सजेस्ट कर रहा है? वो यही बता रहा है कि एक तरीके से पैराडॉक्स है, वो विरोधाभास है, पैराडॉक्शियल है। इट हैज़ मैनेज टू इरेडिकेट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ये मैनेज कर पाया है कि पूरी तरीके से कास्ट बेस्ड सिस्टम खत्म कर दिया है? नहीं। इट रिप्रेजेंट्स अ पैराडॉक्स, हाँ वो पैराडॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, वेयर द स्टेट एम्स फॉर कास्टलेस सोसाइटी वाइल यूटिलाइजिंग कास्ट फॉर वेलफेयर। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज का? द रिकरिंग टेक्निकल एनोमलीज इन डेमोग्राफिक कलेक्शन हाईलाइट द इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ कंडक्टिंग एक्यूरेट काउंट्स। कह रहा है कि जो लगातार टेक्निकल समस्याएं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं डेटा को कलेक्ट करने में, इससे ये दर्शाता है कि एक्यूरेट काउंटिंग करना इम्पॉसिबल है। नहीं। द हिस्टोरिकल रिवर्सल ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज डिमॉन्स्ट्रेट दैट इलेक्टोरल मोटिव डिक्टेट ऑल स्टेट सेंसस ऑपरेशन। कह रहा है कि ये जो ऐतिहासिक जो आइडिया है पार्टीज का, उन्होंने अपने यहाँ चेंज लाया है, मतलब वो आप सपोर्ट करने लगी हैं कास्ट सेंसस को। ये दर्शाता है कि राजनीतिक मोटिव ज़्यादा जरूरी है कास्ट सेंसस के ऑपरेशन से। ऐसा भी नहीं है। वाइल काउंटिंग सब आइडेंटिटीज सीम एंड सोशल डिवीजन। कह रहा है कि अगर हम सब आइडेंटिटीज को काउंट करेंगे तो उससे जो सोशल डिवीजन है समाज में वो और ज़्यादा मजबूत होगा।
इट रिमेन्स एन इंडिस्पेंसिबल मैकेनिज्म फॉर इक्विटेबल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है कि फिर भी ये सरकारी कामकाज को सबके लिए बराबरी और सही तरीके से चलाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यही आइडिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ डिलेइंग द डेसिमल सेंसस। कह रहा है कि ये जो सेंसस हो रहा है, इसमें डिले हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा पैसेज के अनुसार। इट हैज़ मिनिमल इम्पैक्ट, नहीं ऐसा तो नहीं पड़ा था कि बहुत ज़्यादा कम इम्पैक्ट होगा और नेशनल प्लानिंग में, बिकॉज पब्लिक पॉलिसीज़ आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो लोगों के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। टारगेट ग्रुप कंपोजिशन से बात एकदम उल्टी बोल दी है। इट इम्पेयर्स मतलब कमज़ोर करना, प्रिसीजन को, स्टेट वेलफेयर एलोकेशन ऐसे पढ़ सकते हो मेन वर्ड पढ़कर। बाय डिप्राइविंग, वंचित किया है एडमिनिस्ट्रेटर्स को कि उनको अपडेटेड कम्युनिटी डेमोग्राफिक मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, मतलब डेटा नहीं मिलेगा। मतलब जो स्टेट वेलफेयर की स्कीमें हैं उनकी एक्यूरेसी को कमज़ोर करता है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके पास डेटा नहीं होता है, ये जो अपडेटेड डेटा है नहीं होगा। तो इसी वजह से बी करेक्ट है। यही सेंट्रल आइडिया डेसिमल का इम्पैक्ट है जो ये देरी देरी हो रही है इसमें। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन क्या है। एडवर्सरियल एंड कन्फर्टेशनल, मतलब विरोध करने वाली है और टकराव वाली है, नहीं। सिनिकल एंड डिसमिसिव, मतलब नकारात्मक सोच है और डिसमिस करने वाली, नहीं। ऑब्जेक्टिव है एंड एवेल्यूएटिव, मतलब किसी तरीके का कोई साइड नहीं ले रही है और लगातार विश्लेषण हो रहा है, हाँ ये ठीक है। आइडलाइजेशन ड्रिवन, मतलब सिर्फ आदर्शवाद की बात की जा रही है। आदर्शवाद की बात मतलब ये पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये है आज का क्लोज टेस्ट, ठीक है। एक बार पढ़ के देखो, फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेंदी है, पहले देख लेते हैं किसके बारे में। आई एम 21, मैं 21 साल का हूँ। एंड ऑल माई लाइफ आई हैव बीन डैश अबाउट द फ्यूचर। कह रहा है कि मेरी जो पूरी ज़िंदगी है मैं अपने भविष्य के बारे में ही चिंतित रहता हूँ या सोचता रहता हूँ। इट इज़ नॉट गेटिंग बेटर, ये ठीक नहीं हो रहा है, मतलब उसकी लाइफ में कुछ बढ़िया नहीं हो रहा है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वरी मी। कह रहा है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा चिंता में रखती हैं। नो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स इवन, कह रहा है कि कोई जॉब का फ्यूचर नहीं है। विद अ डिग्री अंडर माई डैश, कह रहा है कि मेरे पास डिग्री उसके बावजूद भी उसके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आई वोंट बी एबल टू फाइंड अ पार्टनर हु विल रिस्पेक्ट मी, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है तो कह रहा है कि उसको ये चिंता होती है कि मुझे कोई भी पार्टनर नहीं मिलेगा लाइफ में जो कि मेरी रेस्पेक्ट करेगा। आई विल नेवर ओन अ हाउस, फिर वो चिंता करता है कि वो कभी भी उसके पास घर नहीं हो पाएगा। एंड आउटसाइड दीज ऑफ कोर्स, कह रहा कि अगर इन सब चीज़ों के बाद भी आई एम वरीड अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, कि उसको क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल पॉलिटिक्स की भी चिंता रहती है। द एडवाइस आई हैव बीन ऑफर्ड इज टू नॉट थिंक अबाउट इट और फोकस ऑन वॉट आई पर्सनली कैन कंट्रोल। कह रहा है कि मुझे एडवाइस मिली है कि मैं ज़्यादा इन सब बातों के बारे में ना सोचूं और उसी चीज़ पे फोकस करूं जिस चीज़ में मेरा कंट्रोल है। बट आई हैव ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, कह रहा है कि मेरे खुद के सपने हैं, खुद की एस्पिरेशन है। आई वॉन्ट टू बी अ राइटर, मैं राइटर बनना चाहता हूँ। एन आर्टिस्ट भी। एंड आई एम वर्किंग हार्डर देन एवर टू मेक दोज थिंग्स हैपन, और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ ये सब करने के लिए। इवन इफ AI माइट मेक दोज फील्ड्स इवन मोर कॉम्पिटिटिव, कह रहा है चाहे ये जो AI आज की दुनिया में आ गया है, चाहे ये राइटिंग की स्किल को और ज़्यादा टफ क्यों ना बना दे। सो माई क्वेश्चन इज, तो कह रहा है कि मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ डू आई बैलेंस माई ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस प्रैक्टिकली, कि किस तरीके से मेरा जो सपने हैं, मेरे जो गोल हैं, उसको मैं प्रैक्टिकली बैलेंस करूं, कि मतलब प्रैक्टिकल रास्ता कोई निकाले। एंड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और अपना भी ख्याल रखूं। विदाउट लिविंग इन अ डैश, मतलब बिना ऐसी इमेजिनेशन में जिए हुए कि मैं सब कुछ बढ़िया बढ़िया सोच रहा हूँ। कह रहा है कि कैसे मैं प्रैक्टिकल सोच सकता हूँ, कि कैसे अपने सपनों को भी बैलेंस करूँ और अपने जो एस्पिरेशंस हैं, गोल हैं, उनको भी संभालूँ। एलन सेज, अब ये कोई होंगे राइटर होंगे, देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड आइडिया, कह रहा है कि एक बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ एक आइडिया है, दैट टेकिंग केयर ऑफ आर सेल्फ मीन्स रिट्रीटिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, कि अगर हम अपना ख्याल रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम समस्याओं से पीछे हट रहे हैं। एंड द टास्क
इज टू वर्क आउट हाउ मच डैश इज टू मच। और कह रहा है कि मेन काम हमारा ये है कि ये जानना कि कितना पीछे हटना ठीक रहेगा। आई थिंक दिस इज अ लाई सोल्ड बाई पीपल हु वॉन्ट अस टू कंसिडर एप्सॉम सॉल्ट्स अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। कह रहा है कि मुझे लगता है ये उन लोगों द्वारा झूठ फैलाया गया है जो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ एप्सॉम सॉल्ट को ही एक रेजिस्टेंस माने। एप्सॉम सॉल्ट होता है नहाने का सॉल्ट, ठीक है। कभी ट्राई तो किया नहीं है मगर सुना है कि बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है बॉडी को। तो कहता है बहुत आरामदेह ये जो सॉल्ट है वो ये चाहते हैं कि हम इसी को ही बस अपना गोल समझें एक तरीके से। आई थिंक अ लॉट ऑफ अस कुड एफर्ट टू स्टॉप लुकिंग फॉर वेज टू फील बेटर। कह रहा है कि मुझे लगता है कि हम सबको आसान रास्तों को ढूंढना बंद कर देना चाहिए जिससे हमें अच्छा महसूस हो, एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर वेज टू फाइट। और उन रास्तों की तरफ या उन चीज़ों की तरफ देखना चाहिए जिससे हम लड़ सकें जो भी समस्या हमारे साथ है। इन पार्ट बिकॉज फाइटिंग कैन बी द बेस्ट वे टू फील बेटर। कह रहा है कि क्योंकि फाइटिंग जो है वो सबसे अच्छा तरीका है अगर आपको अच्छा महसूस करना है। द स्ट्रगल इज द रूट टू द कंफर्ट। कह रहा है जो स्ट्रगल है वही, अगर आपको कंफर्ट चाहिए, लाइफ में आराम चाहिए, तो यही एक रास्ता है कि आपको स्ट्रगल तो करना ही होगा। थिंक अबाउट अ सिमिलर फिनोमेना। कह रहा है कि इसी तरीके के एक सिमिलर फिनोमेना के बारे में सोचो। व्हेन फेसिंग अ मैसिव टू डू लिस्ट, जब आपके पास बहुत ज़्यादा काम होता है, इट इज़ सो ओवरवेलमिंग दैट आई फील बैड। कह रहा है वो इतना ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाता है कि मुझे खराब लगता है। आई फील सो बैड आई कांट स्टार्ट, इतना ज़्यादा खराब लगता है कि काम ही को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। आई नीड टू डू समथिंग कंफर्टिंग नाउ सो आई कैन फील ओके एनफ टू स्टार्ट लेटर। और उस समय ऐसा फील हो रहा होता है कि मुझे कुछ ऐसा करने को मिल जाए जो मुझे आराम दे, खुशी दे, ताकि मैं ये जो बहुत ज़्यादा काम है इसको बाद में स्टार्ट कर सकूँ। एज यू विल नो दो देयर इज नो डैश लाइक एक्चुअली फेसिंग द प्रॉब्लम। कह रहा है कि जैसा तुम जानते हो कि बिना मतलब प्रॉब्लम फेस किए हुए उससे ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखेंगे यहाँ पे क्या मीनिंग निकल रही है। वैसे तो यही लग रहा है कि ये कह रहा है कि प्रॉब्लम जितना फेस करना है उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। एनी फॉर्म ऑफ रिलीफ दैट इन्वॉल्व टर्निंग अवे सो ब्रिटल बाई कंपैरिजन। कह रहा है कि अगर कोई भी तरीका जो आराम देता हो समस्याओं से दूर भागकर, वो कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब वो बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। योर बॉडी नोज इट्स ओनली हाइडिंग। आपका शरीर, आपका आत्मा एक तरीके से जानती है कि आप अपने ही आप से झूठ बोल रहे हो, अपने ही आप से चीज़ों को छुपा रहे हो। आई एम 21। ऑल माई लाइफ आई हैव बीन डैश अबाउट द फ्यूचर, इट्स नॉट गेटिंग बेटर। क्या होना चाहिए यहाँ पर? डिप्रेस्ड, फियरफुल, स्ट्रेस, एंशियस। आई हैव लिखा हुआ है, ये बीन यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे हमें चाहिए क्या, देख लो, एडजेक्टिव चाहिए। वैसे डिप्रेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उदास है, सैड है, नहीं। फियरफुल, डरा हुआ है, क्या वो डरा हुआ है अपने फ्यूचर को लेकर? नहीं। स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, नहीं। एंशियस, बहुत ज़्यादा चिंतित है, हाँ चिंता में है ना। तो एंशियस ज़्यादा सही है, यहाँ पे वरीड है वो फ्यूचर को लेकर। नो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स इवन विद अ डिग्री अंडर माई डैश। अब यहाँ पर तो एक ईडियम यूज हुई है, बताओ डायरेक्टली। अंडर माई रिज्यूम नहीं, कंट्रोल नहीं, बेल्ट। अंडर बाई बेल्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ मेरे कंट्रोल में है या मेरे अंदर है, मुझे उसका अनुभव है ना, उसके पास डिग्री है, तो ये ईडियम है। तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा? अंडर माई बेल्ट। सो माई क्वेश्चन इज हाउ डू आई बैलेंस माई ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस प्रैक्टिकली एंड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ विदाउट लिविंग इन अ फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब होता है इमेजिनेशन। कंटेक्स्ट से मैच नहीं कर रहा है कि वो बिना फैंटेसी में रहे हुए। डिनायल तो यहाँ पे होगा नहीं, इनकार करना, मना करना। बबल का मतलब होता है विदाउट लिविंग इन अ बबल का मतलब होता है कि दुनिया से अलग रहना, है ना, अपने आप को आइसोलेट कर लेना, ये हो सकता है। वैक्यूम का मतलब होता है खालीपन, एम्प्टीनेस। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा? बबल होगा, ठीक है। वो मतलब दुनिया से अलग नहीं रहना चाहता, आइसोलेट नहीं रहना चाहता है, वो अपना ख्याल रखना चाहता है और साथ ही साथ अपने ड्रीम्स और जो गोल्स हैं उसको प्रैक्टिकली बैलेंस करना चाहता है। There is a widespread idea that taking care of ourselves means retreating from these problems and the task is to work about how much dash is too much। अब सोच लो, escape, यहाँ पे escape हो सकता है,
भागना नहीं, रिट्रीट मतलब पीछे हटना। अवॉइडेंस का कोई मतलब नहीं है, आइसोलेशन का मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो रिट्रीटिंग आया ही है तो समझ में आ गया होगा कि रिट्रीट यहाँ यूज कर सकते हैं। एज यू विल नो दो देयर इज नो डैश लाइक एक्चुअली फेसिंग द प्रॉब्लम। थेरेपी, मेडिसिन, हीलिंग, एनाल्जेसिक। देखो थेरेपी, मेडिसिन, हीलिंग सब कुछ एक ही जैसा लग रहा होगा, मगर ये कंटेस्ट में बैठ नहीं रहा है। इसका मतलब होता है एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर। ठीक है, एक तरीके से सबसे अच्छा पेन किलर, समस्या को दूर करने वाली चीज़ यही है कि आप प्रॉब्लम को फेस करें। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। ठीक है, कंटेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग आता है कभी कभी। अब ये 1 2 3 4 है, इसको पैराजम्बल है, खुद से इसको अरेंज करो, ऑप्शन को एक बार खुद से देख लो, फिर ट्राई करो। ठीक है, दिस सिंकिंग एंड वार्मिंग इफेक्ट, दिस लगा हुआ है, पहला सेंटेंस नहीं होगा। अल्टीमेटली व्हेन ऑल ऑफ दीज पहला सेंटेंस नहीं होगा। इन अप्रैल एंड मई हो सकता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, दिस लगा हुआ है, नहीं हो सकता, तो थर्ड होगा पहला सेंटेंस। इन अप्रैल एंड मई द सन इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली ओवरहेड ओवर मोस्ट ऑफ पेनिसुलर इंडिया। भारत में ज़्यादातर जो पेनिसुलर इंडिया है उसमें ऊपर ही इस समय अप्रैल मई को एकदम डायरेक्ट 90 डिग्री में सन होता है। इंटेंसली हीटिंग द ग्राउंड फॉर सेवरल वीक, और काफ़ी हफ्तों तक वो ग्राउंड को गर्माता रहता है। अच्छा ठीक है, क्या होगा फिर, पढ़ के देखो। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, इफ अ स्टेबल हाई प्रेशर वेदर सिस्टम सेटल्स ओवर द रीजन, एक हाई प्रेशर वेदर सिस्टम जो है वो ऊपर बन जाता है। एयर स्लोली सिंक्स डाउन फ्रॉम हाइयर इन द एटमॉस्फेयर एंड वार्म अप, जो एयर होती है वो ऊपर से नीचे आती है और क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहती है गर्म हो जाती है। ठीक है, अब कह रहा है यही सिंकिंग और वार्मिंग इफेक्ट डायरेक्टली सप्रेस द नेचुरल प्रोसेस दैट फॉर्म्स क्लाउड, कि जो नेचुरल प्रोसेस है बादलों के बनने का, वो सिंकिंग और जो ये वार्मिंग इफेक्ट है उसको रोकता है, सप्रेस करता है, दबाता है। अलाउइंग अनइंटरप्टेड सनलाइट टू कीप बीटिंग डाउन, और लगातार इसी वजह से जो सनलाइट है वो धरती को गर्म करती रहती है। 3 4 1। उसके बाद हो जाएगा 2, अल्टीमेटली व्हेन ऑल ऑफ दीज एक्सट्रीम एटमॉस्फेरिक कंडीशन परसिस्ट टुगेदर फॉर अ फ्यू डेज अ सीवियर हीट वेव कैन अकर। तो 3 4 1 2 इजी था आज का। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।